नमस्कार, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार परमार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने एक कार्यक्रम आजकल चर्चा में क्यों है। आजकल चर्चा में क्यों है इस श्रृंखला के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवीडिया कंपनी की। एनवीडिया कंपनी कौन है, ये कहाँ स्थित है और ये कंपनी वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों है। वीडियो में विस्तार में हम बात करेंगे और विस्तार में जानने के लिए अंत तक आप इस वीडियो से बने रहिए, क्योंकि आपके लिए अन्य वीडियो की भांति ये वीडियो भी बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाला है और स्पेशली उन युवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। तो एनवीडिया कंपनी है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। आप एनवीडिया कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी है जिसने 18 जून 2024 को विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी का दर्जा प्राप्त किया। हालांकि 2 दिन बाद वापस ये एक दो स्थान नीचे फिसल कर तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन ये बहुत जल्दी वापस पहले स्थान पर आएगी। 18 जून 2024 को एनवीडिया कंपनी ने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, ये 2 कंपनियां जो विश्व की दिग्गज कंपनियां मानी जाती हैं, इन दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। यदि हम बात करें इस कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो 18 जून को इस कंपनी ने $3.3 ट्रिलियन, है ना, ट्रिलियन से आप समझ ही गए होंगे। भारत में बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही चर्चा का एक वीडियो आया था जिसमें संबित पात्रा और प्रोफेसर गौरव वल्लभ के बीच में हॉट टॉक हुई थी और उसमें गौरव वल्लभ ने ट्रिलियन के जीरोस पूछे थे, तो वही वाला ये ट्रिलियन है। तो एनवीडिया कंपनी की जो वैल्यूएशन है वह एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों की वैल्यूएशन को पीछे छोड़ दिया। यदि हम ग्राफ में देखें जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस ग्राफ के अनुसार आप देखें कि जुलाई 2023 में एनवीडिया कंपनी का, यानी आज से लगभग 1 वर्ष पहले, इसका वैल्यूएशन था $1 ट्रिलियन। यानी आज से 1 वर्ष पहले वैल्यूएशन कितना था, $1 ट्रिलियन। और ये वैल्यूएशन जो है लगभग नवंबर तक लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास रहा, लेकिन इसमें बड़ा जबरदस्त जंप आता है और ये जंप आता है जनवरी 2024 में। तो जनवरी 2024 तक आते आते कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर हो जाता है $1.5 ट्रिलियन और मार्च 2024 में कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है $2 ट्रिलियन। यानी जो कंपनी जुलाई 2023 में $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन रखती थी, उसका वैल्यूएशन मार्च 2024 में होता है $2 ट्रिलियन और ये मई के अंतिम सप्ताह तक आते आते $3 ट्रिलियन को छू लेता है और जून 18, 2024 को ये वैल्यूएशन माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, ये 2 कंपनीज हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। जो सैफरन कलर है ना, भगवा कलर में आप देखें उसमें एप्पल का ग्राफ दर्शाया गया है और ब्लू कलर्स में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफ है और ग्रीन लाइन जो है वो एनवीडिया कंपनी की है। तो 18 जून को एनवीडिया ने वैल्यूएशन के मामले में दोनों कंपनी को पछाड़ दिया। अब ये दोनों कंपनी को पछाड़ दिया तो वैल्यूएशन होता क्या है, इसको थोड़ा समझने में आपको बहुत आसानी होगी कि एनवीडिया कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, $3.3 ट्रिलियन। और यदि हम अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी है $28 ट्रिलियन, $28 ट्रिलियन। चाइना की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो चाइना की इकोनॉमी है $18.5 ट्रिलियन, जर्मनी $4.7 ट्रिलियन और जापान $4.1 ट्रिलियन और भारत की इकोनॉमी $3.9 ट्रिलियन, यानी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास हम बात कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है वो 3.5 और फ्रांस जो है वो 3
$7.13 ट्रिलियन, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर केवल 7 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनका आकार $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि दुनिया के बाकी सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा वैल्यूएशन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया कंपनी का है। अब ये एनवीडिया कंपनी करती क्या है? तो आप याद कीजिए, आप में से कोई यदि नया लैपटॉप या पीसी लेकर आए हैं, तो ब्रांडेड लैपटॉप या पीसी जब हम लेकर आते हैं तो उसके ऊपर आपने कुछ ऐसे स्टिकर्स लगे हुए देखे होंगे, है ना। इसमें एक स्टिकर आपका रहता है इंटेल Core i7 या Core i5, i3, जैसा भी आप कंप्यूटर लैपटॉप परचेस करते हैं, उसके साथ में ग्रीन कलर का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टाइप का एक स्टिकर होता है। और साथ में एक स्टिकर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, विंडोज, है ना, विंडोज 7, खैर अब तो विंडोज 360 चल रहा है। तो ऐसे स्टिकर्स होते हैं। ये स्टिकर्स बताते हैं कि आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर्स कितना फास्ट है। तो कंप्यूटर के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इनका बड़ा योगदान है। तो ये जो एनवीडिया कंपनी ये करती क्या है? तो एनवीडिया कंपनी चिप का निर्माण करती है। कंप्यूटर्स में जो चिप, माइक्रोचिप्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कह सकते हैं, सिलिकॉन वेफर्स होता है और उसके ऊपर जो है वो फैब्रिकेशन किया जाता है, सर्किट्स को फैब्रिकेट किया जाता है, तो चिप का निर्माण करती है। लेकिन जब हम चिप की बात करते हैं तो हमारे जेहन में तो इंटेल नाम बहुत रचा बसा है, क्योंकि इंटेल कॉर्पोरेशन जो है वो 1971 से चिप का निर्माण कर रहा है जिनका कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, और विश्व की 1 नंबर कंपनी है। बिना इंटेल के चिप के तो शायद हम लैपटॉप और कंप्यूटर्स की कल्पना भी ना कर पाए। हालांकि दूसरी कंपनीज भी हैं, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा जो शेयर है वो इंटेल कॉर्पोरेशन का है। तो इंटेल्स के अलग अलग इस टाइप से जब आप लैपटॉप लेने या कंप्यूटर्स लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको यही बताता है कि भाई इसमें हमारी Core i7 है, इसकी 11th जनरेशन है, इसकी 12th जनरेशन है, ऐसे करके अलग अलग हमें इसके प्रोसेसर के बारे में बताते हैं। तो ये जो प्रोसेसर्स होते हैं जिनका इंटेल कॉर्पोरेशन निर्माण करती है, इसके अलावा और भी दूसरे आसूस, AMD और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन इंटेल मार्केट लीडर है, नो डाउट्स। तो ये सारी चिप्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इन चिप्स का इस्तेमाल होता है CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो भी कंप्यूटर का ब्रेन जो है जिसमें उपयोग हो रहा है वो चिप के निर्माण में तो इंटेल कॉर्पोरेशन लीडर है। तो फिर एनवीडिया का इसमें कनेक्शन क्या है और एनवीडिया की एंट्री कहाँ से होती है? तो वर्तमान समय में जब हम कंप्यूटर्स लेने जाते हैं तो आप लोगों ने शब्द सुना होगा ग्राफिक कार्ड, है ना। गेमिंग कंप्यूटर्स, गेमिंग लैपटॉप्स और जो नए फोन्स आ रहे हैं, है ना, तो जो गेमिंग फोन या हाई स्पीड वाले स्मार्टफोन आते हैं उसमें ग्राफिक कार्ड्स होता है। तो ये जो ग्राफिक कार्ड है जिसे GPU कहा जाता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है वैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या काम करता है? तो जहां हमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की आवश्यकता होती है, जहां कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग यानी वीडियो, एनिमेशंस, गेम, आर्किटेक्चरल डिजाइंस आदि की आवश्यकता होती है, वहां इनका यूज होता है। और ये CPU के कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको बहुत तेज कर देता है। बिना CPU के तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसमें ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत बहुत फास्ट हो जाती है। और उस फास्ट स्पीड में सारा कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है? GPU का आ रहा है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें इसके निर्माण में 80% से ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? एनवीडिया कंपनी के पास है। तो ये जो एनवीडिया कंपनी है ये बनाती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और इस कंपनी के पीछे जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो ताइवान मूल के एक अमेरिकन इंजीनियर है, जेनसन हुआंग। तो जेनसन हुआंग वर्तमान में कंपनी के CEO हैं, साथ ही साथ ये कंपनी के फाउंडर्स भी हैं। 5 अप्रैल 1993 को 3 लोगों ने मिलकर, जेनसन हुआंग, कर्टिस प्राइम और क्रिस मेलवेस्की, इन तीनों ने मिलकर जो है एनवीडिया कंपनी की स्थापना अमेरिका के सेंटा क्लारा जो कैलिफोर्निया में है वहां इस कंपनी की स्थापना की। यानी आप देखिए कि एक तरफ इंटेल कॉर्पोरेशन 1971 से माइक्रोचिप्स बना रही है, उसके लगभग
21-22 साल बाद एक कंपनी की स्थापना होती है और वह कंपनी सभी दिग्गज कंपनियों को पछाड़कर विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में शामिल हो जाती है। तो ये जो कंपनी जिन चिप्स का निर्माण करती है ग्राफिक्स कार्ड का, तो ये अकेले ग्राफिक्स कार्ड नहीं बना रही, इसके साथ में बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, लेकिन जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं उसमें AMD आता है ना, उसमें इंटेल भी आता है। इंटेल भी जो है GPU बनाती है और साथ में आसूस, ये कुछ कंपनीज हैं। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट शेयर नो डाउट किसका है? एनवीडिया कंपनी का। तो ये जो एनवीडिया जो बनाती है, तो ये बाकी सब कंपनियों को कैसे पीछे छोड़ दिया? तो एनवीडिया कंपनी का जो R&D है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो बाकी अनेक कंपनियों से कहीं आगे है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहां अन्य कंपनियां मतलब जहां एनवीडिया कंपनी समाप्त करती है अपने R&D को, उसके कई कई साल पीछे से बाकी कंपनियां स्टार्ट करती है। और एनवीडिया कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान है इसकी ग्राफिक कार्ड या इसकी जो चिप है जिसका नाम है H100। तो ये जो H100 है ये मार्केट में आई और इसके जस्ट बाद मार्केट्स में एक और आता है B200। तो जो H100 है उस चिप की कॉस्ट है $10,000। मतलब यदि हम आज भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो लगभग 8 लाख रुपए होती है। और जो B200 है इसके $16,000। तो $16,000 को यदि हम वर्तमान समय में 80 रुपए के हिसाब से भी अगर मानकर चले तो 16×8 = 128, लगभग 13 लाख रुपए की एक चिप आती है। तो ये जो H100 है और B200 है, इनका उपयोग कहाँ होता है? तो इनके उपयोग को जानना है तो आपको जानना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि वर्तमान जो युग है वो डीप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जैसे ही आता है तो सबके दिमाग में ChatGPT आ जाता है। क्यों ChatGPT आ जाता है? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है मार्केट्स में जो लॉन्च हुआ पहला कहना चाहिए चैटबॉट, तो पहला जो चैटबॉट है वो OpenAI कंपनी ने ChatGPT के नाम से लॉन्च किया। तो जब भी हम AI की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो ChatGPT आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ChatGPT एक अकेला चैटबॉट है। इसके अलावा भी मार्केट्स में बहुत सारे चैटबॉट्स हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्टली है माइक्रोसॉफ्ट 365 का Copilot, ये भी एक चैट बॉट है। गूगल्स की अगर हम बात करें तो गूगल का बार्ड है। और लेटेस्ट रिसेंटली एक बहुत तेजी से कंपनी इसमें आगे बढ़ रही है और वो है एलन मस्क की टेस्ला कंपनी। तो टेस्ला तो एलन मस्क की मेन कंपनी है, लेकिन उसकी बहुत सारी छोटी छोटी दूसरी कंपनीज है, जिसमें से एक कंपनी है एक्स वही है जिसने ट्विटर को खरीदा। जो पहले ट्विटर कहलाता था वो अब एक्स है। तो उस एक्स की ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है XAI। तो XAI ने एक अपना चैटबॉट है जिसे ग्रोक कहते हैं। तो ये ग्रोक जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, यानी जानने के बारे में। तो ग्रोक जो है इसके 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ग्रोक के जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है ग्रोक 2 और ग्रोक 3। तो एलन मस्क ने अभी रिसेंटली 20,000 यूनिट्स जो हैं वो H100 की ग्रोक 2 के लिए परचेस ऑर्डर दिया और ग्रोक 3 के लिए जो है वो 1 लाख यूनिट का। आप सोचे कि एक इकलौती कंपनी ने इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो किसको दिया? एनवीडिया कंपनी को। ये तो एक इकलौती कंपनी, बाकी सब भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फास्ट कंप्यूटिंग है। तो उसको डेवलप करने के लिए और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने के लिए, जहाँ पर पूरा डेटा रखा जाता है, सर्वर रूम्स जो होते हैं, वहाँ पर हमें इन ग्राफिक कार्ड्स की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है। और उसका एकमात्र प्लेयर कौन है? एनवीडिया। अब एनवीडिया का इतना एडवांसमेंट क्यों है? तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा हमारा कहना चाहिए सामान्य ज्ञान में वृद्धि कर लें। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो नैनोमीटर और उसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में यदि हम नैनोमीटर्स को समझाना चाहें तो आप ये मान के चलिए
कि जो ह्यूमन हेयर है, मानव बाल जो है, उसकी मोटाई जो है वो 50,000 से 1 लाख नैनोमीटर के बीच में मानी जाती है। और हमारा जो डीएनए है, तो डीएनए की जो चौड़ाई है, उसकी जो स्ट्रैंड होती है, उसका जो हेलिकल पैटर्न होता है, उसकी विड्थ जो है वो 2.5 नैनोमीटर है। मैंने ह्यूमन हेयर जो है, मानव का जो बाल होता है, बाल की मोटाई कितनी है? 50,000 नैनोमीटर से लेकर 1 लाख नैनोमीटर। लेकिन यहाँ पर ये जो चिप्स बनाई जाती है, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये चिप जो है वो 20 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर के आसपास की होती हैं। अब अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो चीन जो है वो 14 नैनोमीटर के चिप्स का निर्माण करता है और 20 नैनोमीटर में सफलतापूर्वक हो गया, और लेबोरेटरी लेवल पर 14 नैनोमीटर, यानी बहुत जल्दी चीन जो है वो 14 नैनोमीटर्स की चिप बनाने लगेगा। वर्तमान समय में तो 20 नैनोमीटर्स की चिप चीन बनाता है। चीन की एक कंपनी है हुवेई, उसने 7 नैनोमीटर्स की चिप बनाने में कहना चाहिए सफलता प्राप्त कर ली है। और चिप निर्माण के लिए फाउंड्रीज, यानी जहाँ पर ये चिप्स का निर्माण होता है उसको बोलते हैं चिप फाउंड्रीज। बहुत ही कहना चाहिए बहुत ज़्यादा उच्च क्वालिटी की कहना चाहिए आवश्यकताएं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ये सब चाहिए होते हैं। तो अमेरिका ने हुए कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा काम रुका हुआ है। लेकिन एनवीडिया जो है वो H100 जिसकी अभी हमने बात की और V200, ये 2 नैनोमीटर्स की, मतलब आप सोचिए कि मानव का जो बाल होता है उसकी मोटाई कितनी है? 50,000 से लेके 1 लाख नैनोमीटर। हम बहुत पतले बाल की बात कर ले तो भी 50,000 नैनोमीटर। और जो एनवीडिया जो चिप बनाती है वो कितने नैनोमीटर्स की है? 2 नैनोमीटर्स की। इसका मतलब है 25,000 गुना उससे कम साइज का, मतलब अनबिलीवेबल, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पनातीत है, इतनी कम मोटाई की, थिकनेस की चिप जो है वो एनवीडिया बनाती है। अब ये जो एनवीडिया बनाती है, तो हम इसके रिसर्च की बात करें तो एनवीडिया कंपनी जो है वो खुद अपने चिप्स का निर्माण नहीं करती, वो केवल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स करती है। और चिप का निर्माण कौन करती है? तो चिप का निर्माण ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो करती है। इन्हें चिप निर्माण में एकाधिकार कह सकते हैं, वो किसका है? ताइवान की कंपनी का। और चीन जिस 20 नैनोमीटर की चिप का भी निर्माण करता है, वो 20 नैनोमीटर की चिप जो है वो 2014 में ताइवान बना चुका था। और TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 2008 में 40 नैनोमीटर की माइक्रोचिप्स बना चुके थे, और 2011 में 28 नैनोमीटर। ये 2 सन ध्यान रखिएगा कि 2011 में 28 नैनोमीटर्स की चिप का निर्माण किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इन सब में हमारा देश कहाँ पर है ना? क्योंकि 2022 में TSMC ने जो है वो 3 नैनोमीटर की चिप बना ली थी। तो हमारे देश में तो माइक्रोचिप निर्माण की इकाई अभी प्रारंभ होने वाली है, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस साल दिसंबर के अंत तक शायद मार्केट्स में हमारी चिप आ जाएगी। लेकिन हमारी चिप जो मार्केट में आएगी ना, वो कितने साइज की होगी? उसका साइज होगा 40 नैनोमीटर। मतलब जो एनवीडिया ने 2008 में जिस चिप को बना लिया था, वो 2008 में जिस साइज की चिप बनी थी, वो चिप हम कब बना रहे हैं? 2024 में। हम 16 साल पीछे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि जो कंपनी इतना R&D में आगे है, तो डेफिनेटली वो मार्केट का लीडर तो बनेगी ही बनेगी। तो एनवीडिया कंपनी जो है उसके बारे में ये सारी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मैं अपने वीडियोस में किस प्रकार और सुधार करूं, ताकि आपके लिए और ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सकें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, एक बात कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं।
धन्यवाद।